नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की मिट्टियां देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो डीप डाइव है ना, ये पूरी तरह से उन तथ्यों पर आधारित है जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम लोग मृदा विज्ञान, जिसे पेडोलॉजी कहते हैं, उसकी बारीकियों को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और पेडोलॉजी की जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले परीक्षार्थियों को ये समझना होगा कि मिट्टी आखिर बनती कैसे है। मतलब ये कोई एक दिन की या रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है। हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में शायद सैकड़ों साल लग जाते हैं। एकदम सही। सैकड़ों से लेकर हजारों वर्ष तक ये एक बहुत ही डायनामिक या कहें तो गतिशील प्रक्रिया है। और अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो मिट्टी बनने के 5 प्रमुख कारक होते हैं। वो 5 कारक कौन से हैं? पहला है मूल चट्टान, दूसरा जलवायु, तीसरा उचावच या स्थलाकृति, चौथा समय और 5वां है जैविक क्रियाएं। अच्छा, तो मतलब मूल चट्टान से उसे अपना बेसिक कच्चा माल मिलता है। राइट, बिल्कुल, एकदम सटीक। और जो जलवायु है, जैसे तापमान और बारिश, वो ये तय करती है कि चट्टान कितनी तेजी से टूटेगी, जिसे शायद अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। और समय ये निर्धारित करता है कि मिट्टी कितनी परिपक्व होगी। लेकिन देखिए, जब चट्टानें टूटती हैं ना, तो उनके कणों का आकार एक समान नहीं होता। अच्छा, तो क्या छोटे बड़े कण होते हैं? जी, और परीक्षा में अक्सर इन कणों के आकार का आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर पूछा जाता है। इसे समझना मिट्टी के पूरे व्यवहार को समझने की चाबी है। इन कणों के आकार को लेकर ना मेरे दिमाग में एक उपमा आ रही है। अगर हम सबसे छोटे से शुरू करें तो मृत्तिका या क्ले सबसे सूक्ष्म होती है। बिल्कुल। तो क्या हम मृत्तिका की तुलना एक बहुत ही घने स्पंज से कर सकते हैं? मतलब जो पानी को अपने अंदर एकदम जकड़ लेता है और आसानी से छोड़ता नहीं है। अरे वाह, स्पंज वाली ये उपमा मिट्टी के भौतिक विज्ञान को एकदम सटीक तरीके से समझाती है। और इसके बाद शायद गाद यानी सिल्ट आती है, फिर बालू और अंत में बजरी या ग्रेवल। बजरी तो एक छलनी की तरह हो गई ना, जहां से पानी तुरंत आर पार निकल जाता है। एकदम। मृत्तिका के कण इतने छोटे होते हैं कि उनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वे पानी को बहुत मजबूती से पकड़ते हैं। वही बजरी, मतलब आपकी जो छलनी वाली उपमा है, उसके कण बड़े और दूर दूर होते हैं, जिससे पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण सीधे नीचे चला जाता है। ये तो हो गई कणों की बात, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि भारतीय मिट्टियों में कुछ बहुत ही आम कमियां पाई जाती हैं। अगर हमारा देश कृषि प्रधान है, तो क्या हमारी मिट्टी में हर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में नहीं होना चाहिए? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर लोगों को होती है। भारतीय मिट्टियों में मुख्य रूप से 3 चीजों की भारी कमी होती है। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी तो भूगर्भीय कारणों से है, लेकिन ह्यूमस की कमी का कारण हमारी जलवायु है। एक मिनट, ह्यूमस तो पत्तियों और जीव जंतुओं के अवशेषों के सड़ने गलने से बनता है ना। भारत में तो इतने घने जंगल हैं, वनस्पति है, फिर ह्यूमस की कमी क्यों? क्या सारा ह्यूमस, मेरा मतलब है, वो जाता कहाँ है? कहीं जाता नहीं है, बल्कि वो बच ही नहीं पाता। देखिए, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जहां तापमान काफी उच्च रहता है। अच्छा, तो गर्मी की वजह से? बिल्कुल। इस भारी गर्मी के कारण मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों का जो मेटाबॉलिज्म है, वो बहुत तेज हो जाता है। वे कार्बनिक पदार्थों को इतनी तेजी से खाकर खत्म कर देते हैं कि मिट्टी में ह्यूमस जमा ही नहीं हो पाता। बाप रे, कमाल का विज्ञान है। मतलब बैक्टीरिया की भूख हमारी मिट्टी का ह्यूमस तय कर रही है। सही कहा। ठंडे देशों में ये प्रक्रिया धीमी होती है, इसलिए वहां ह्यूमस ज्यादा मिलता है। अब अगर इन 3 बड़ी कमियों के बावजूद भारत कृषि के क्षेत्र में इतना बड़ा मुकाम रखता है, तो इसका श्रेय निश्चित रूप से जलोढ़ मिट्टी या एल्यूवियल सॉइल को जाता होगा। जी बिल्कुल। इसके बिना भारतीय कृषि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि ये भारत के लगभग 40 से 43% हिस्से में फैली है। हाँ, और इसे दोमट, कछारी या कोप मिट्टी भी कहते हैं। नदियों द्वारा पहाड़ों से काटकर लाए गए निक्षेपों या डिपॉजिट्स के लगातार जमा होने से ये बनती है। तो इसमें पोषक तत्व कैसे होते हैं? इसमें पोटैश, चूना और फास्फोरिक एसिड भरपूर होता है। हालांकि जैसा हमने पहले बात की, इसमें भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, जिसे किसान खादों के जरिए पूरा करते हैं।
राइट, गेहूं और धान के लिए तो ये एकदम वरदान है। परीक्षार्थियों के लिए इसमें दो बहुत ही कंफ्यूज करने वाले शब्द आते हैं, खादर और बांगर। बिल्कुल, ये दोनों जलोढ़ मिट्टी के ही प्रकार हैं। इन दोनों के अंतर को याद रखने के लिए ना मैंने एक ट्रिक सोची है। बांगर मतलब भंगार, भंगार मतलब कबाड़। हाँ, भंगार यानी पुराना, और कबाड़ तो बांगर का मतलब हो गया पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर हो गई बिल्कुल नई। अरे ये ट्रिक तो परीक्षा कक्ष के दबाव में परीक्षार्थियों के बहुत काम आ सकती है। इसके पीछे का भूगोल बस इतना है कि खादर वो इलाका है जहां नदियां हर साल बाढ़ के दौरान नई और बारीक गाद लाके बिछा देती हैं। तो मतलब वो प्राकृतिक रूप से रिचार्ज होती रहती है। एकदम, इसलिए वह अत्यधिक उपजाऊ है। दूसरी ओर बांगर वो ऊंचा इलाका है जहां अब बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। यह पुरानी हो चुकी है और समय के साथ इसमें कंकड़ जमा हो गए हैं, जिससे इसकी उपजाऊ क्षमता खादर के मुकाबले थोड़ी कम होती है। जलोढ़ मिट्टी तो हो गई पानी के बहाव से बनी मिट्टी, लेकिन पानी से आगे बढ़कर अगर हम आग से बनी मिट्टी की बात करें तो दक्कन के पठार की काली मिट्टी का नाम आता है। हाँ, ब्लैक सॉइल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो लगा जैसे खेत में कोई जादू होता है। ये खुद जुतने वाला कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, विज्ञान में जादू नहीं, मैकेनिज्म होता है, और यहाँ मैकेनिज्म मृत्तिका यानी क्ले की सिकुड़ने और फैलने की क्षमता का है। अच्छा। हाँ, काली मिट्टी में मृत्तिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब बारिश होती है तो ये मिट्टी उसी स्पंज की तरह पानी पीकर खूल जाती है और बेहद चिपचिपी हो जाती है। और जब सूखती है तब? जब सूखा पड़ता है तो इसके कण सिकुड़ते हैं। इस सिकुड़न से खेतों में बहुत लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ओहो। तो उन गहरी दरारों के कारण हवा और ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर गहराई तक आसानी से पहुंच जाते होंगे। बिल्कुल, और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ट्रैक्टर ने अभी गहरी जुताई की हो। समझ गई। और इसका जन्म भी शायद कम दिलचस्प नहीं है। ये बसाल्ट लावा चट्टानों के अपक्षय से बनी है ना जी। प्राचीन काल में ज्वालामुखियों से निकले लावे ने दक्कन के पठार को ढक लिया था। उन्हीं चट्टानों के हजारों सालों तक टूटने से ये मिट्टी तैयार हुई है। और इसका ये गहरा काला रंग, क्या लावे के कारण ये काली है या इसके पीछे कोई खास रसायन है? रंग के पीछे एक विशिष्ट यौगिक है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। साथ ही इसमें थोड़ा ह्यूमस भी होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, नाम तो काफी लंबा है। परीक्षार्थियों के लिए इसे याद रखने की एक सरल ट्रिक ये हो सकती है कि शब्द में मैग्नेट यानी चुंबक छिपा है, और चुंबक अक्सर काले रंग का होता है। अरे वाह, मैग्नेट से काला रंग, ये तो बहुत आसान हो गया। जहां टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट दिखे वो काली मिट्टी का ही सवाल होगा। एकदम सही। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चरनोजम भी पुकारा जाता है। और क्योंकि ये नमी को बहुत लंबे समय तक रोक कर रख सकती है, ये कपास के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए शायद इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, कपास की काली मिट्टी। मैंने ये भी देखा कि महाराष्ट्र के जलगांव के केले और नागपुर के संतरे, जिन्हें जीआई टैग मिला है, उनकी अद्भुत मिठास इसी मिट्टी की देन है। बिल्कुल, नमी रोक कर रखने का ये गुण उन फलों के विकास के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार करता है। लेकिन अब अगर हम पानी के रोकने से आगे बढ़कर पानी के तेजी से बह जाने की बात करें तो हमें लेटराइट मिट्टी की ओर देखना होगा। लेटराइट मिट्टी, इसके निर्माण की जो निक्षालन या लीचिंग प्रक्रिया है, उसे देखकर मुझे पोर ओवर कॉफी बनाने की याद आ गई। पोर ओवर कॉफी, इसे आप मिट्टी के विज्ञान के साथ कैसे जोड़ेंगी? मतलब देखिए, जब हम पोर ओवर कॉफी बनाते हैं तो कॉफी पाउडर के ऊपर से लगातार गर्म पानी डालते हैं, तो सारा अच्छा और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ घुलकर नीचे बर्तन में आ जाता है, और फिल्टर के ऊपर केवल कठोर, कड़वा और बेकार हिस्सा बच जाता है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी के साथ भी तो बारिश का पानी यही कर रहा है ना? क्या बात है। ये तुलना निक्षालन प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। भारत में जहां अत्यधिक तापमान और मूसलाधार बारिश एक साथ होती है, जैसे केरल या मेघालय, वहां ये प्रक्रिया होती है। तो भारी बारिश के कारण मिट्टी के भीतर का अच्छा हिस्सा नीचे चला जाता है। हाँ, भारी बारिश के कारण मिट्टी के भीतर का चूना और लवण पानी में घुलकर गहराई में चले जाते हैं, और सतह पर जो कॉफी का कठोर हिस्सा बचता है वो है लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। अच्छा, इसी लोहे के कारण सूखने पर ये ईंट जैसी कठोर हो जाती होगी। शायद इसीलिए इसका नाम लैटिन शब्द लेटर्स से पड़ा है, जिसका अर्थ ही ईंट होता है। एकदम। मैंने पढ़ा है कि गीली होने पर ये दही जैसी लिजलिजी और सूखने पर पत्थर जैसी हो जाती है। जी, और इसी कठोरता के कारण इसका इस्तेमाल भवन निर्माण की ईंटें बनाने में खूब होता है। प्राकृतिक रूप से ये ज्यादा उपजाऊ नहीं है,
लेकिन उर्वरकों की मदद से ये चाय, कॉफी और विशेषकर काजू की खेती के लिए बहुत शानदार साबित हुई है। हाँ, केरल और तमिलनाडु के काजू के बागान तो बहुत प्रसिद्ध हैं। अच्छा, रंग बदलने की कला में लाल पीली मिट्टी भी पीछे नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक ही मिट्टी दो रंगों में कैसे दिख सकती है? शुरुआत में मुझे लगा शायद तेज धूप से इसका लाल रंग उड़कर पीला हो जाता होगा। क्या ऐसा कुछ है? धूप का इसमें कोई रोल नहीं है। ये पूरा खेल लोहे और पानी के रासायनिक मिलन का है। मूल रूप से ये मिट्टी लाल होती है, जिसका कारण इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड है। मतलब जैसे लोहे में जंग लग जाती है, वैसा कुछ। एकदम वही चीज। लेकिन जब यही मिट्टी बारिश का पानी सोख लेती है, यानी रासायनिक भाषा में ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बन जाती है, तब पानी के अणुओं के जुड़ने से इसका रंग पीला दिखाई देने लगता है। ओह, ये तो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में ज्यादा मिलती है ना? और क्योंकि इसमें बजरी ज्यादा होती है, ये बहुत छिद्रदार होती है। हाँ, ये पानी को स्पंज की तरह रोक नहीं पाती, छलनी की तरह पानी जल्दी नीचे रिस जाता है। और यही कारण है कि ये मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा या जिसे हम श्री अन्न कहते हैं, उनके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि मोटे अनाजों को ज्यादा पानी के ठहराव की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही। अब अगर हम भारत के नक्शे के किनारों की ओर जाएं, तो भौगोलिक चरम सीमाओं के कारण हमें बिल्कुल विपरीत प्रकार की मिट्टियां मिलती हैं। भौगोलिक चरम सीमाएं मतलब एक तरफ पानी से लबालब दलदली मिट्टी और दूसरी तरफ एकदम सूखी मरुस्थलीय मिट्टी। जी हाँ, इन दोनों की तुलना करना मिट्टी के निर्माण में जलवायु के प्रभाव को एकदम स्पष्ट कर देता है। दलदली मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले तटों जैसे केरल और सुंदरबन डेल्टा में मिलती है। यहाँ पानी हमेशा भरा रहता है। और पानी भरे रहने से क्या होता है? स्रोतों में बताया गया है कि इसमें 40 से 50% तक केवल ह्यूमस या जैविक पदार्थ होता है। इतना ह्यूमस तो भारत की किसी मिट्टी में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि पानी के जमाव के कारण वहां हवा या ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती, तो चीजें सड़ नहीं पाती। सही पकड़ा। इसके कारण पेड़ पौधों और वनस्पतियों का जो सामान्य अपघटन या डिकम्पोजिशन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। अधगले जैविक पदार्थों का अंबार लग जाता है। बाप रे! ये मिट्टी भारी, गाढ़े काले रंग की और पानी के कारण अत्यधिक अम्लीय होती है। जिन फसलों को हमेशा पानी चाहिए, जैसे चावल और जूट, उनके लिए बहुत उत्तम है। और इसके ठीक विपरीत है पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा। यहाँ न पानी है न ह्यूमस। ये यांत्रिक अपक्षय या मैकेनिकल वेदरिंग से बनती है। बिल्कुल। मतलब यहाँ चट्टानें किसी रसायन या पानी से नहीं, बल्कि सिर्फ दिन की चिलचिलाती गर्मी और रात की ठंड से फैल सिकुड़कर टूट जाती हैं। यही यांत्रिक अपक्षय का मूल सिद्धांत है। इस मिट्टी में आपको फॉस्फेट तो अच्छी मात्रा में मिल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की भारी कमी होती है। यहाँ एक और दिलचस्प घटना होती है। वो क्या? तेज वाष्पीकरण के कारण जमीन के अंदर का पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन कैपिलरी एक्शन के जरिए कैल्शियम नीचे से ऊपर आकर एक परत में जम जाता है। अच्छा, जिससे नीचे कंकड़ की एक मजबूत परत बन जाती है, और अगर थोड़ी बहुत बारिश हो भी जाए तो पानी गहराई तक नहीं जा पाता। इसलिए यहाँ सिर्फ ज्वार और बाजरा ही हो सकते हैं। एकदम। अब पहाड़ों की तरफ चलते हैं, जहाँ पर्वतीय मृदा पाई जाती है। पहाड़ों पर ठंड होती है, तो क्या इस ठंड का मिट्टी के गुणों पर कोई असर पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ता है। पहाड़ों पर कम तापमान के कारण सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बहुत कम होती है। इसलिए जो पत्तियां और जैविक पदार्थ गिरते हैं, वे बहुत धीमी गति से सड़ते हैं। तो इस धीमी प्रक्रिया के कारण मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती होगी। जी, एसिडिटी बढ़ जाती है और इसमें पोटैश और फास्फोरस की कमी रहती है। लेकिन पहाड़ी ढलानों पर पानी रुकता नहीं है, इसलिए ये सेब, नाशपाती और चाय के बागानों के लिए एकदम परफेक्ट है। परीक्षार्थियों के लिए यहाँ एक स्टार मार्क तथ्य है, जम्मू कश्मीर की करेवा मिट्टी। हाँ, करेवा मिट्टी बहुत ही खास है। यह मिट्टी दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक, केसर की खेती के लिए विश्वविख्यात है ना? बिल्कुल। करेवा दरअसल हिमनदों या ग्लेशियर्स द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी मिट्टी है, जो केसर की जड़ों को वो विशिष्ट वातावरण देती है जो उसे चाहिए। पहाड़ों के संदर्भ में एक और पहलू कृषि के तरीकों से जुड़ा है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती बहुत आम है, जहां जंगलों को जलाकर राख को उर्वरक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। लेकिन कुछ सालों बाद जब जमीन बंजर हो जाती है तो किसान नई जगह चले जाते हैं। ये तो पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो
पहाड़ों की तीव्र ढलान पर पेड़ों के न होने से मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन बहुत तेजी से होता है। इसी कटाव को रोकने के लिए सीढ़ीनुमा खेती या टेरेस फार्मिंग की जाती है। पहाड़ों को सीढ़ियों में काटकर खेती करना ताकि पानी की स्पीड को ब्रेक लगाया जा सके। जी, सीढ़ीनुमा खेती पानी के वेग को कम करके मिट्टी को बहने से रोकने का सबसे बेहतरीन और व्यावहारिक तरीका है। तो हमने भारत की 8 प्रकार की मिट्टियां, जलोढ़, काली, लाल पीली, लेटराइट, पर्वतीय, मरुस्थलीय और दलदली का विज्ञान समझ लिया। लेकिन अब आते हैं उस खतरे पर जो इस पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है। स्रोतों में 2 सबसे बड़ी समस्याओं का जिक्र है, पीएच मान का असंतुलन और मृदा अपरदन। कृषि के लिए मिट्टी का केमिकल बैलेंस बहुत जरूरी है। पीएच स्केल पर 7 का मान न्यूट्रल है, जो खेती के लिए आदर्श है। अगर पीएच 7 से कम है तो मिट्टी अम्लीय या एसिडिक हो जाती है। ये उन जगहों पर होता है जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। क्या इसका कारण ये है कि भारी बारिश मिट्टी के क्षारीय तत्वों को धोकर बहा ले जाती है? बिल्कुल। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे क्षारीय तत्व पानी के साथ बह जाते हैं। परीक्षा में जो सवाल बार बार आता है वो इसके समाधान पर है। तो इसका समाधान क्या है? अम्लीय मिट्टी को खेती योग्य बनाने के लिए उसमें चूना या लाइम मिलाया जाता है, जो एसिडिटी को बेअसर करता है। अच्छा, चूना मिलाते हैं। और इसके उलट जहां बारिश कम होती है और वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जैसे राजस्थान या गुजरात का कच्छ, वहां मिट्टी का पीएच 7 से ऊपर चला जाता है और वो क्षारीय या लवणीय हो जाती है। जी, अल्कलाइन हो जाती है। पानी तो उड़ जाता है, लेकिन नमक सतह पर सफेद चादर की तरह बिछ जाता है। इसे रेह, ऊसर या कल्लर भी पुकारते हैं। इस क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए क्या करते हैं? इसके लिए किसान उसमें जिप्सम या पायराइट्स मिलाते हैं। परीक्षार्थियों को बस ये जोड़ा याद रखना है, अम्लीय को सुधारने के लिए चूना और क्षारीय को सुधारने के लिए जिप्सम। बहुत बढ़िया। अब आते हैं मिट्टी के सबसे बड़े दुश्मन पर, अपरदन यानी इरोजन। स्रोतों में परत अपरदन यानी शीट इरोजन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा गया है। मृत्यु तो समझ में आता है, लेकिन ये रेंगती हुई क्यों है? इसे रेंगती हुई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक अदृश्य हत्यारे की तरह काम करता है। अदृश्य हत्यारा? हाँ, जब समतल मैदानी भूमि पर मूसलाधार बारिश होती है तो पानी मिट्टी की सबसे ऊपरी और सबसे उपजाऊ परत को एक पतली चादर के रूप में अपने साथ बहा ले जाता है। ओहो! और सबसे खतरनाक बात यह है कि किसान को खेत देखकर तुरंत पता भी नहीं चलता कि उसकी मिट्टी का असली पोषण, उसका सारा ह्यूमस और खनिज खामोशी से बह चुका है। बाप रे! स्रोतों में अपरदन को 4 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है आसफाल अपरदन या स्प्लैश इरोजन। इसे मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूं जैसे सूखी मिट्टी पर बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें छोटे बमों की तरह गिरती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और मिट्टी के कण अपनी जगह से छिटक जाते हैं। आसफाल अपरदन बिल्कुल पहला प्रहार है। जब कण छिटक कर ढीले हो जाते हैं तब दूसरा चरण आता है परत अपरदन, जिसके बारे में हमने अभी बात की। और जब ये पानी समतल से बहकर ढलान की तरफ बढ़ता है तो पानी का वेग बढ़ जाता है। जी। और तब शुरू होता है तीसरा चरण, रिल अपरदन। तेज बहता पानी मिट्टी में उंगलियों जैसी पतली और छोटी छोटी नालियां या लकीरें बना देता है। और जब यही पतली नालियां लगातार पानी के बहाव और तेज वेग से कटकर चौड़ी और कई फीट गहरी खाइयों में बदल जाती हैं, तो उसे अंतिम और सबसे खतरनाक चरण कहते हैं, अवनालिका अपरदन या गली इरोजन। बिल्कुल। अवनालिका अपरदन का सबसे डरावना उदाहरण तो मध्य प्रदेश का मुरैना जिला और चंबल घाटी है। मैंने सुना है कि वहां पानी ने जमीन को काटकर 50 से 100 फीट गहरी खाइयां बना दी हैं। हाँ, जिन्हें चंबल के बीहड़ कहते हैं। वो पूरी की पूरी जमीन खेती तो दूर, इंसान के चलने लायक भी नहीं बची। चंबल के बीहड़ इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अगर मृदा अपरदन को शुरुआती चरणों में नहीं रोका गया तो भूगोल हमेशा के लिए कैसे बदल सकता है। सच में। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। वो क्या? कि जिस 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनाने में प्रकृति चट्टानों, जलवायु और समय के साथ सैकड़ों साल का संघर्ष करती है, वो अव्यवहारिक कृषि, वनों की कटाई या एक भारी बारिश के चलते परत अपरदन में कुछ ही मिनटों में हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ये बात तो है। ये सिर्फ परीक्षा पास करने का सिलेबस नहीं है,
ये हमारे अस्तित्व का आधार है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल। निर्माण के सैकड़ों साल बनाम विनाश के कुछ मिनट। जब हम इस दृष्टिकोण से मिट्टी को देखते हैं तो संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भारत की मिट्टियों को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार।